आज हम फिर जियोथर्मल एनर्जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था, जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, किस तरह से उसका उपयोग होता है और पूरे विश्व में किस तरह से उसका उपयोग हो रहा है और कैसे मनुष्य अपने आवश्यकताओं को उसकी मदद से जियोथर्मल एनर्जी भूतापीय एनर्जी की मदद से ऊष्मा शक्ति की मदद से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। तो इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं तो हम अब आगे देखते हैं कि इसकी उपयोगिताएं और इसके अन्य कारण किस तरह से इसके इस एनर्जी को परिवर्तित करके हम दूसरे ऊर्जा स्रोत के रूप में इसको उपयोग कर सकते हैं। तो जियोथर्मल एनर्जी बहुत ही क्लीन एनर्जी है जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का मतलब यह है कि भूतल के अंदर से जो भी गर्म हवाएं कहे तो स्टीम भाप निकलती है, उस भाप को हम टरबाइन ब्लेड पे प्रवाह कराते हैं जिससे कि टरबाइन ब्लेड घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो यह किन किन तरीके से होता है और किस किस तरीके से इसका उपयोग हम कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। जियोथर्मल एनर्जी यूजेस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय जियोथर्मल एनर्जी। तो हम जियोथर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बात कर रहे थे। ये बहुत ही कॉमन सा कंप्लीट काम को उपयोग में लाने वाली चीज़ है और बहुत ही उपयोगी तरीके से क्लीन इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। क्लीन वर्ड कहने का मतलब ये है कि इसमें जैसे कि हम फॉसिल फ्यूल जो हमारे पास है उनसे जो हार्मफुल गैसेस निकलती है वो हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती हैं, लेकिन हम जो भूतापीय ऊष्मीय ऊर्जा को जियोथर्मल एनर्जी को हम जिस तरह से यूज़ करते हैं उसके अंदर से बहुत कम ही हानिकारक हवाएं निकलती हैं, गैसेस निकलती हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। तो इसीलिए इसे हम एक क्लीन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का ऊर्जा स्रोत मानते हैं और इसीलिए क्लीन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो आइए जानते हैं जियोथर्मल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कन्वर्जन के बारे में। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का क्या क्या फंडामेंटल्स है, क्या क्या बातें हैं और किस किस तथ्यों पे इसे हम निर्धारित करते हैं और किस तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं, उसके बारे में आप इस फिगर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इस फिगर से हॉट रिजर्वायर से ऊर्जा स्रोत को बाहर निकाला जाता है और उसको यूज़ करने के उपरांत उसको फिर से उसी धरातल के अंदर भेज दिया जाता है कि फिर से वह कार्य करने लायक बन सके। तो क्या क्या कंडीशंस है? These are the conditions that first one is depending upon the temperature and the fluid flow, geothermal energy can be used to generate the electricity। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था, ये पॉइंट कहने का मतलब ये है कि जियोथर्मल एनर्जी को यूज़ करने का जो क्रम है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, वह उसके टेम्परेचर पे, किसके टेम्परेचर पे, जो ज़मीन से अंदर से निकलेगा, जो भी द्रव्य निकल रहा है या फिर कोई ऊष्मा का कण निकल रहा है, अगर स्टीम बाहर आ रही है तो उसका वर्किंग टेम्परेचर क्या है, उसके बिहाफ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी। वो प्रोसेस होता है, हम प्रोसेस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। दूसरा क्या है, जियोथर्मल पावर प्लांट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन अ 3 वे। 3 तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सकता है जियोथर्मल पावर प्लांट से। तो ये दूसरा पॉइंट पहले पॉइंट से ही रिलेटेड है। तो 3 तरीके से यूज़ करने का क्रम यह है कि जिस तरह से उस भूतापीय एनर्जी स्रोत का टेम्परेचर रेंज होगा, उसी रेंज के बिहाफ पे हमने 3 कैटेगरी डिवाइड की हुई है और उस कैटेगरी वाइज हम उसको उपयोग में लाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। So third one is, despite their difference in design, all 3 control the behavior of steam and use it to drive electrical generator। Basically
ये तीनों सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं स्टीम के बिहेवियर पे, जो भी भाप निकलता है उसके बिहेवियर पे डिपेंडेंट होता है, और उसी के बिहाफ में टरबाइन ब्लेड घूमता है, टरबाइन ब्लेड से जनरेटर घूमता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये तीनों कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली चीज़ें हैं कि अगर हम जियोथर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं तो वर्किंग फ्लूइड का टेम्परेचर क्या है और किस तरह से उसको हम उपयोग में लाएंगे, इन सब चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक बात और भी इसमें है, गिवन दैट द एक्सेस वाटर वेपर एट द एंड ऑफ ईच प्रोसेस इज कंडेंस्ड and return to the ground where it is reheated for later use, geothermal power is considered a form of renewable energy। जैसा कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो परिभाषा ही है कि इसको रीयूज करना, इसीलिए इसका नाम रिन्यूएबल एनर्जी है। तो इस जियोथर्मल एनर्जी से भी जो ऊष्मा बाहर आएगी वह कंडेंस होके, ठंडा होके फिर से पानी के तरफ द्रव्य के रूप में वो परिवर्तित होगी, और उसको आप इस फिगर में देख सकते हैं कि उसको फिर से हम ज़मीन के अंदर प्रवाहित कर देंगे, जिससे कि फिर से वो गर्म हो, और गर्म होने के बाद फिर से उसको हम ऊपर ले जाए। तो एक साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू ये जियोथर्मल एनर्जी को जो भी हीट एनर्जी है उससे निकली हुई उसको हम उपयोग करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को, एक क्लीन इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो आइए जानते हैं कि किन किन तरीकों से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, किन किन तरीकों से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहला है ड्राई स्टीम पावर प्लांट। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, एक जो पाइप दी हुई है, ये पाइप जो है, ये पाइप इनलेट पाइप बोल सकते हैं इसको, जो कि ज़मीन के अंदर से स्टीम को बाहर निकाल रही है। ये अगर हम बात करें, अगर इस पर्टिकुलर डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो ये इसमें क्या है कि डायरेक्ट स्टीम को हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, न कि द्रव्य को। तो जिस लेवल से ज़मीन के अंदर हम ड्रिलिंग कर रहे हैं तो हमें उस जगह तक ही ड्रिलिंग करना है जहाँ से गर्म हवाएं निकल रही हों, न कि गर्म द्रव्य के तरफ हम हीट करते हैं। तो गर्म द्रव्य की तरफ हीट करेंगे तो वो पानी को भी पंप करेगा। तो हमें पानी को नहीं खींचना है, गर्म पानी को नहीं खींचना है, हमें उसमें से निकलने हुए ऊष्मा को खींचना है, जो उसमें निकले हुए भाप को बाहर खींचना है, जो इस टरबाइन को चला सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टीम राइजिंग है। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम का जो ड्रिलिंग होगा वह सिर्फ उसी धरातल तक होगा जहाँ से स्टीम मिलनी स्टार्ट हो जाए। तो वहाँ से स्टीम आपकी पहुँचेगी और इस पाइप के थ्रू होते हुए जितना उसका टेम्परेचर होगा उसी हिसाब से ये इस पाइप के थ्रू होते हुए इस टरबाइन पे स्ट्राइक करेगा। जब इस टरबाइन पे स्ट्राइक करेगा तो टरबाइन करेगा रोटेशन। तो टरबाइन का जब रोटेशन होगा तो टरबाइन से जुड़ा हुआ ये शाफ्ट जो है, ये शाफ्ट इस जनरेटर के साथ कनेक्टेड है, और जब ये जनरेटर घूमना शुरू होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका प्रवाह डायरेक्ट ग्रिड में कर सकते हैं, जिससे कि वो पर्टिकुलर जगहों पे स्थानांतरित किया जा सकता है। और आप देख रहे हैं इस दूसरे वाले पाइप में जो कंडेंस एयर है, जो ठंडा द्रव्य एयर है वो द्रव्य में बदल रहा है या उसकी बूंदों में बदल रहा है, उसको फिर से हम ज़मीन के अंदर भेज रहे हैं कि वो फिर से रीहीट हो और उस तरीके से काम कर सके। तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी हम डिस्कस करते हैं। सम जियोथर्मल पावर प्लांट सिंपली कलेक्ट राइजिंग स्टीम फ्रॉम द ग्राउंड। तो कुछ ऐसे जो पावर प्लांट होते हैं जो सिर्फ राइजिंग, जो जिसमें से धुएँ निकलते, जो स्टीम निकलती है, जो वाष्प निकलता है, सिर्फ उसी वाष्प पे ही कंसंट्रेट करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ड्राई स्टीम ऑपरेशन, दैट इज ड्राई स्टीम पावर प्लांट। इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टीम बाहर आती है, ठीक है, भाप वापर आती है। द हीटेड वाटर वेपर इज funneled directly into a turbine that drives an electrical generator। तो इस कहने का वही मतलब है कि जो डायरेक्टली जो ड्राई आपका वेपर होता है उसको पाइप के थ्रू टरबाइन के ऊपर इम्पैक्ट कराते हैं, जिससे टरबाइन घूमती है, और टरबाइन से कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर। जो जनरेटर जब इलेक्ट्रिक टरबाइन घूमता है तो जनरेटर घूमना स्टार्ट हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती है। अदर पावर प्लांट बिल्ड अराउंड द फ्लैश स्टीम एंड बाइनरी साइकिल। दूसरे जो पावर प्लांट है वो फ्लैश स्टीम और बाइनरी साइकिल डिज़ाइन पे डिपेंडेंट है। यूज़ अ मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड हीटेड वाटर, दैट इज कॉल्ड द वेट स्टीम।
जो स्टीम और हीटेड वाटर का जो मिक्सचर यूज़ होता है उसे वेट स्टीम पावर प्लांट करते हैं, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड टू स्टार्ट द इलेक्ट्रिक जनरेशन प्रोसेस। तो अभी हमने सिर्फ ड्राई के बारे में पढ़ा। तो ड्राई क्या है, जहाँ जिस ऊर्जा स्रोत से जहाँ से सिर्फ भाप बाहर निकलता है, तो उस भाप को हम कलेक्ट करते हैं और टरबाइन के ऊपर डालते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द ड्राई। अब नाउ वेट स्टीम क्या सिस्टम है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। दैट इज द इन फ्लैश सिस्टम पावर प्लांट। आप देख सकते हैं पहले वाले फिगर में स्टीम आ रही थी, इस वाले में क्या है, हॉट वाटर आ रहा है। हॉट वाटर आ रहा है, तो हॉट वाटर आ रहा है तो उसके अंदर गर्माहट होगी, उस गर्माहट के अंदर ऊष्मा भी होगी। तो आप देख सकते हैं उसको एक चैम्बर में हम लोग लाके फिक्स कर रहे हैं। तो जब इस चैम्बर में वो आएगा तो वहाँ पे आने के बाद उसमें से क्या है, जो स्टीम है वो स्थानांतरित होगी और इसी स्टीम को इस टरबाइन के ऊपर इम्पैक्ट करेंगे। और आपको पता है जब टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर घूमेगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। तो ये फ्लैश टाइप का सिस्टम है। तो इन फ्लैश स्टीम पावर जनरेशन द प्रेशराइज हाई टेम्परेचर अबव 150 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जो पानी होता है, जिस पानी का तापमान 150 डिग्री के ऊपर होता है, उसको धरती के धरातल से बाहर निकालते हैं और सरफेस के ऊपर ले आते हैं और एक कंटेनर में उसको हम छोड़ते हैं। ये कंटेनर आपको, ये फ्लैश टैंक दिख रहा है, जब इस कंटेनर में हम डालते हैं तो क्या होता है कि जो इसकी ऊष्मा होती है वो क्या यहाँ पे रुकती है और वहाँ से स्टीम जो है वो बाहर निकलनी शुरू हो जाती है, और यही कहलाता है फ्लैश। दैट इज कॉल्ड द फ्लैश टैंक, वेयर द सडन डिक्रीज इन द प्रेशर कॉज द लिक्विड वाटर टू फ्लैश और वेपराइज। जैसे नीचे ज़मीन से आता है तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आके क्या होता है, इसका टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है। टेम्परेचर का जो इसका जो प्रेशर होता है, जो प्रेशर होता है इस पर्टिकुलर हॉट वाटर का, वो डिक्रीज कर जाता है, जिसके वजह से उसके अंदर से जो वाष्प होता है, जो वेपर होता है, वो बाहर निकलना एज ए स्टीम शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो यहीं पे है और स्टीम इस जगह पे निकल के इस पर्टिकुलर टरबाइन को हीट कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड द फ्लैश टाइप एंड इट इज ऑल्सो नोन एज दैट इज फ्लैश स्टीम पावर प्लांट। आप देख सकते हैं इसमें भी वही काम होता है कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये जो वाटर है, डायरेक्ट वाले में क्या था कि डायरेक्ट स्टीम टरबाइन से वाटर को ड्रॉप किया जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो फ्लैश टाइप फ्लैश कंटेनर में जो पानी, गर्म पानी आ रहा है और ठंडा हो रहा है, उसको भी डायरेक्ट यहाँ कंपोज कर रहे हैं ज़मीन के अंदर, और जो स्टीम ठंडा हो रहा है उसको भी यहाँ से भेज रहे हैं। तो ये दो तरीके से प्रोडक्टिव वे में काम करता है। Next, in contrast, the binary cycle power plant is use steam driven off a secondary working fluid such as ammonia and hydrocarbon। तो इसमें क्या है कि तो हम बेसिकली इसको यूज़ तो करते ही हैं स्टीम को, लेकिन इसमें सेकेंडरी वर्किंग फ्लूइड को भी इंक्लूड करते हैं, जो कि अमोनिया और हाइड्रोकार्बन होते हैं, विच कंटेन विद इन अ क्लोज लूप ऑफ अ पाइप टू पावर द टरबाइन जनरेटर सेट। तो ये बेसिकली क्या है कि जो सेकेंडरी फ्लूइड हम इसमें वर्किंग फ्लूइड देते हैं वो क्या करता है, पावर जनरेट करने का कार्य करता है और वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में मदद करता है। तो इसमें होता क्या है, इन दिस प्रोसेस जियोथर्मल हीटेड वाटर इज ड्रॉन अप थ्रू अ डिफरेंट सेट ऑफ पाइप। अलग अलग पाइप से जियोथर्मल जो गर्म पानी होता है जियोथर्मल एनर्जी से प्राप्त करते हैं, उसको बाहर ले आते हैं, एंड मच ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द हीटेड वाटर इज ट्रांसफर टू द वर्किंग फ्लूइड थ्रू अ हीट एक्सचेंजर। तो अब इसमें क्या करते हैं कि ये जो वाटर लाते हैं इस पर्टिकुलर जगह पे इसको लेके जाते हैं और इस हीट एक्सचेंजर में इसको छोड़ते हैं। ये हीट एक्सचेंजर करता क्या है, ये इन सेकेंडरी फ्लूइड के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद एज ए आपको वर्किंग फ्लूइड के रूप में काम करता है और इस टरबाइन पे स्ट्राइक करता है। तो ये कैसे होता है, द वर्किंग फ्लूइड देन वेपराइज, जो यहाँ पे ये होते हैं वो क्या होते हैं, वेपराइज हो जाते हैं, और वेपराइज होते ही वो इस तरफ भागना शुरू करते हैं जहाँ टरबाइन मौजूद होता है और टरबाइन पे इम्पैक्ट करता है, जिससे टरबाइन ब्लेड घूमता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो कूल्ड वाटर है वो डायरेक्ट जा रहा है और जो वेपर है वो भी यहाँ से आके और वापस जा रहा है। तो इस तरीके से हम बाइनरी सिस्टम को उपयोग में लाते हैं। तो इसमें भी यही बोला गया है, द वर्किंग फ्लूइड देन वेपराइज, जैसे कि वो स्टोर होता है उस पर्टिकुलर हीट एक्सचेंजर में, एंड आफ्टर द वेपर फ्रॉम द वर्किंग फ्लूइड पासेस थ्रू द टरबाइन इट इज रिकंडेंस्ड एंड पाइप बैक टू द हीट एक्सचेंजर।
तो जैसे इसको बेसिकली एक चीज़ मैंने बताना रह गया, मेरे दिमाग में ये चीज़ आई थी कि इसको हम लोग जैसे ये कंडेंस ये पर्टिकुलर सेकेंडरी जो स्टीम आती है वो कंडेंस होती है और इसी चैम्बर में गिरती है। तो चैम्बर में गिरने का मतलब क्या है कि इसके अंदर अगर जो ऊष्मा बची हुई है उसको फिर रीयूज़ करते हैं, फिर से रीहीटेड करते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार केमिकल डाल दिया तो बार बार डालना पड़ रहा है। तो वो बेसिकली क्या है कि कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस में है। तो यहाँ से ये कंडेंस होकर ये पर्टिकुलर इस चैम्बर में आता है, फिर से वो हॉट वाटर के साथ कनेक्ट होकर फिर स्टीम बनता है, फिर वो जाता रहता है और ये सर्कुलेशन चलता ही रहता है। तो इस तरीके से उपयोगी वे में हम इसको कार्य कर सकते हैं। द इलेक्ट्रिकल पावर यूजुअली रिक्वायर्ड वाटर हीटेड अबव 175 डिग्री। तो जो भी इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन इसमें है वो 175 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर हीटेड होना चाहिए एंड इकोनॉमिकल होना चाहिए। इन जियोथर्मल प्लांट यूजिंग द ऑर्गेनिक रैंकाइन साइकिल, a special type of binary cycle technology that utilize lower temperature heat source। इसमें अगर इकोनॉमी की बातें हम कर रहे हैं तो एक ऑर्गेनिक रैंकाइन साइकिल होता है, एक प्रोसेस होता है जो बाइनरी साइकिल टेक्नोलॉजी के लोअर टेम्परेचर को हीट रिसोर्स को यूज़ करने के लिए उपयोग किया जाता है, सच एज बायोमास कंबर्शन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट हीट। जैसे कि बायोमास और इंडस्ट्रियल वेस्ट से जो हीट निकलती है उसको रीयूज़ करने के लिए ये रैंकाइन साइकिल को हम लोग यूज़ करते हैं। एंड द वाटर टेम्परेचर एज लो 85 टू 90 डिग्री, और जहाँ पे वाटर टेम्परेचर जो है 85 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कम होता है, उन जगहों पे इस तरह के बाइनरी सिस्टम को उपयोग कर सकते हैं, ऑर्गेनिक रैंकाइन साइकिल का उपयोग। तो ये सिस्टम्स है, 3 सिस्टम है, बाइनरी साइकिल पावर प्लांट, फ्लैश स्टीम पावर प्लांट, ड्राई स्टीम पावर प्लांट। तो इन तरीके से हम ड्राई स्टीम को, वेट स्टीम को, जो भी वाटर है उसको हम बाहर निकालते हैं और उसको क्लीन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के क्रम में हम उपयोग में ले आते हैं, जिससे कि हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले जो भी उपकरण हैं उनको सही से कार्यरत किया जा सके और उपयोग में ले आया जा सके। तो इस क्रम में इन सभी चीज़ों का हम लोग उपयोग करते हैं। बाकी है कि इसके प्रोज और कॉन्स क्या क्या है, इसकी सुविधाएं क्या क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं कुछ और जानकारी देना चाहूँगा कि इंडिया में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्स की जानकारी इकट्ठा करती हैं, और ये डाटा दिया हुआ है from the Indian organization. These are the organization which are working for the Indians, that are the Central Electricity Authority, Geological Survey of India, Indian Institute of Technology Mumbai, Regional Research Laboratory Jammu, National Geophysical Research Institute Hyderabad, Oil and Natural Gas Corporation Dehradun। तो ये बेसिकली इंडिया में वर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस है जो इस पर्टिकुलर जियोथर्मल एनर्जी पे काम कर रही है। एंड द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट इंडिया में कहाँ कहाँ चल रहा है, मैग्नेटो टेलुरिक इन्वेस्टिगेशन इन तत्तापानी एंड जियोथर्मल एरिया दैट इज इन द मध्य प्रदेश, एंड मैग्नेटिक टेलुरिक इन्वेस्टिगेशन इन पूगा जियोथर्मल एरिया लद्दाख रीजन जम्मू कश्मीर। तो ये 2 जगहों पे अभी ये पर्टिकुलर हमारा इंडिया में प्रोजेक्ट चल रहा है जियोथर्मल एनर्जी को जानकारी लेने के लिए और उसको यूटिलाइज करने के लिए। सो बेसिकली एक लद्दाख में और एक आपका मध्य प्रदेश, दैट इज जम्मू कश्मीर एंड द मध्य प्रदेश। सो व्हाट आर द अचीवमेंट टिल नाउ इंडियन एजेंसीज डिड, तो उन्होंने क्या क्या अभी तक जानकारी हासिल कर ली है। तो जियोथर्मल एटलस ऑफ इंडिया प्रिपेयर्ड बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मदद से एक एटलस तैयार किया गया है इंडिया का, जो इंफॉर्मेशन डाटा देता है कि मोर देन 300 जियोथर्मल पोटेंशियल साइट इंडिया में अवेलेबल है, अभी तक इन्होंने ढूंढा हुआ है। दिस एटलस इज बीइंग अपडेटेड बाय जीएसआई, दैट इज द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस एटलस मैप को अपडेट किया हुआ है और अपडेट करते जा रहे हैं कि टोटल ओवरऑल इंडिया में 300 जियोथर्मल रिसोर्सेज अभी अवेलेबल है विद द सपोर्ट ऑफ एमएनईसी की मदद से ये लोग इस चीज़ को फॉलो ऑन कर रहे हैं। And application of geothermal energy for small scale power generation and thermal application are being explored।
तो किस तरीके से इसको उपयोग कर सकते हैं, और इसके बिहाफ पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि कैसे काम करना है। और दीज आर द पोटेंशियल एप्लीकेशन फॉर द पावर जनरेशन, कुकिंग, स्पेस हीटिंग, यूज इन ग्रीन हाउस कल्टिवेशन, क्रॉप ड्राइंग। तो ये बेसिकली पोटेंशियल एप्लीकेशंस है जियो थर्मल एनर्जी से हम किस किस तरीके से उसको उपयोग में ले आ सकते हैं। तो बेसिकली ये जो उपयोग लाने की बातें हैं उसका हम बात करते हैं पावर जनरेशन में, खाना बनाने में, क्रॉप को ठंडा करने, सुखाने में, घर को गर्म करने में, और ग्रीन हाउस से कल्टीवेशन करने में किस तरीके से ये उपयोगी है अनाज को उपजाने में और बाकी सारी चीज़ों को करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किन किन तरीक़ों से हमारे इंडिया में भी इस एनर्जी रिसोर्स, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स पे क्रिया चल रही है और उस पर कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो और आने वाले कुछ सालों में हमें ये है कि विश्वास कि इस एनर्जी रिसोर्स को भी हम यूज़ करना शुरू कर देंगे बाकी रिसोर्सेज के मुकाबले। बाकी जानकारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, किस तरह से इसका उपयोग करते हैं और पूरा वर्ल्ड किस तरीके से इसको उपयोग करता आ रहा है, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि किन किन तरहों से किस किस तरह के उपयोगों से पूरा देश या पूरा वर्ल्ड किस तरीके से जियो थर्मल एनर्जी को उपयोग कर रहा है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। नमस्ते।